तो बच्चों ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं बताने जा रहा हूं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, इसे इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब बच्चों इसकी परिभाषा आप ध्यान दीजिए, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते किसको है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर से आप ध्यान से सुने, विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या निर्भर होते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ओके बच्चों, अब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अब इनका नाम याद करें बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये 4 प्रकार का होता है। अब ध्यान दीजिए, पहला बच्चों ध्यान दीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। ओके बच्चों, तो ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, इनको याद रखें। एक बार फिर से सुने बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है, और क्वथनांक में उन्नयन का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है इसे इंग्लिश में। हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, परासरण दाब को इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ओके बच्चों, तो इन्हें नोट कर लीजिए, अब इनके बारे में मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। तो अब पहला अणुसंख्य गुणधर्म ध्यान दीजिए आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म 4 होता है, उसमें से पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, इसे मैं अब डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सबसे पहले परिभाषा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिला दिया जाता है, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जितने का कमी आता है उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ओके बच्चों, तो एक बार आप ध्यान से सुने फिर बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा। ओके, ध्यान से सुने बच्चों, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला दिया जाता है, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जितने का कमी आता है उसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ओके बच्चों, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। तो अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो मान होता है ये विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। शुद्ध विलायक का मतलब बच्चों, विलायक में जब कुछ मिलाया नहीं गया होता है, अकेला विलायक होता है तो शुद्ध विलायक इसे कहते हैं, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 से व्यक्त किया गया है। अब जब उसमें आपने कोई वैद्युत अनपघट्य यानी अवाष्पशील, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, जिसका वाष्प नहीं बनता है, उसे मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाता है बच्चों। वाष्प दाब में कमी कितने का आता है, ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, उसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ओके बच्चों, इसका मान जो होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए, सवाल को लगाने के लिए केवल इन 2 फार्मूलों का यूज करेंगे। ओके बच्चों, महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दें बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित सवाल को लगाने के लिए इन 2 फार्मूलों का आप यूज करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला नोट करके याद कर लीजिए, W2M1 बटे M2W1, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है बच्चों, और इक्वल टू क्या P0 माइनस PS बटे PS है। ओके बच्चों, आप यहाँ ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर बटे में क्या P0 है, क्योंकि ध्यान दीजिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर P0 रहेगा। ओके बच्चों, और ये विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बटे में PS रहेगा। ओके बच्चों, सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो आप यहाँ P0 और यहाँ PS देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके बच्चों,
अब अगला महत्वपूर्ण बात, दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिए बच्चों, मोललता। आपको जैसे वाष्प दाब दिया रहेगा, अब मोललता निकालना रहे तो डायरेक्ट मोललता निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में जब आपको वाष्प दाब दिया रहेगा, विलयन का वाष्प दिया रहेगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया रहेगा और आपसे मोललता पूछा जाएगा, मोललता निकालने का ये डायरेक्ट फार्मूला है जब आपको वाष्प दाब दिया रहे तब। ओके बच्चों, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है बच्चों, यहाँ पर ये जो W2M1 M2W1 है क्या, इसको आप जरूर याद रखें बच्चों। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन संबंधी गणना करने के लिए इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे। मोललता पूछा गया है, वाष्प दाब दिया हुआ है डायरेक्ट हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और मोललता निकालने का एक और फार्मूला होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब वाष्प दाब दिया रहेगा तभी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब इनका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए बच्चों, प्रतीकों का अर्थ क्या होता है। तो W1 याद रखें बच्चों, विलायक की मात्रा है। आप याद रखें विलयन चैप्टर में, पूरे विलयन चैप्टर में आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए ये सिंबल हमेशा के लिए याद कर लीजिए बच्चों। ये जो मैंने सिंबल लिखा है पूरे विलयन चैप्टर के लिए ये मान्य है, मैंने जो बताया है इसको याद कर लीजिए। ओके बच्चों, W1 का मतलब हमेशा आप समझेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा हमेशा ग्राम में रहेगा बच्चों। ओके, और M1 क्या है, विलायक का अणुभार, अणुभार को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। ओके बच्चों, और W2 क्या है बच्चों, विलय की मात्रा, और M2 क्या है, विलय का अणुभार। एक बात और याद रखिए बच्चों, मात्रा हमेशा ग्राम में रहेगा। ओके बच्चों, तो ये प्रतीक आप याद कर ले पूरे विलयन चैप्टर में सवाल को लगाने के लिए। W1 का मतलब होगा हमेशा याद रखेंगे विलायक की मात्रा, और M1 का क्या मतलब, विलायक का अणुभार। ओके, और W2 विलय की मात्रा और M2 विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो ये प्रतीक जरूर याद रखेंगे। जब ये प्रतीक याद रखेंगे तब आप क्वेश्चन को पढ़ करके इस फार्मूले में इनका मान रखेंगे, तब आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं विलय इस प्रॉपर्टी से संबंधित बच्चों, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर लें। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को अणुसंख्य गुणधर्म नंबर 2 बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म बच्चों 4 होते हैं, उसमें से मैं पहला बता चुका हूं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ओके बच्चों, तो अब दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म ध्यान दीजिए, क्वथनांक में उन्नयन। ओके बच्चों, दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन होता है, जिसे इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसकी परिभाषा और इससे संबंधित फार्मूला आप ध्यान से समझे बच्चों। तो सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन कहते किसको है, इसकी परिभाषा आप बच्चों समझें। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला दिया जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुने, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला दिया जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए बच्चों, शुद्ध विलायक का अर्थ क्या होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। शुद्ध विलायक है, अकेला विलायक है, उसमें कुछ अभी स्टार्टिंग में मान लीजिए मिलाया नहीं गया है। ओके बच्चों, अब जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। बच्चों याद रखिए, अवाष्पशील का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका वाष्प न बने, ऐसे पदार्थ जिनका वाष्प नहीं बनता है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका वाष्प नहीं बनता है। ओके बच्चों, और वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य का मतलब हुआ बच्चों ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका आयनन नहीं होता है, वो आयन में नहीं टूटते हैं। ओके बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका आयन नहीं बनता, वो आयन में नहीं टूटते हैं, उसको वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों याद रखिए, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ होते क्या हैं, तो आप याद रखिए ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, और सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ओके बच्चों, चीनी, ये सब अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, जैसे शुद्ध विलायक को पानी समझ लीजिए, पानी को शुद्ध विलायक के रूप में मान लीजिए। पानी में जब शुरू में कुछ मिलाया नहीं गया है
तब हम उसको शुद्ध विलायक कह रहे हैं। ओके बच्चों। और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। पानी का क्वथनांक शुद्ध अवस्था में अकेले जब पानी होता है, प्योर वाटर होता है, तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसमें जब 100 ग्राम मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यूरिया मिला दिए, पानी में 100 ग्राम यूरिया मिला दिए, तो पानी का क्वथनांक बच्चों बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, और जितने का वृद्धि हुआ उसी को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ओके बच्चों। तो आप क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझे बच्चों, और फार्मूला समझे। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है बच्चों, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात विलयन की मोललता जितना ज्यादा होगा क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज्यादा आएगा। विलयन की मोललता जितना ज्यादा होगा उतना ही क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, मोललता जितना कम होगा उतना ही क्वथनांक में उन्नयन में कमी आएगा। ओके बच्चों। तो आप ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का ये जो फार्मूला होता है इसको आप नोट करके याद कर लीजिए बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण बात समझे बच्चों, ये जो प्रतीक यूज हुआ है इस फार्मूला में, एक प्रतीक का अर्थ आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को, सवाल को हल कर पाएंगे। ओके बच्चों। तो ध्यान दीजिए TB0, ये बच्चों याद रखिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। शुद्ध विलायक का, यदि शुद्ध विलायक पानी होता है तो TB0 की जगह आप 100 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों। तो बच्चों याद रखिए TB0 ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। यदि पानी नहीं रहेगा, दूसरा विलायक रहेगा, तो उसका क्वथनांक आपको दिया रहेगा। ओके बच्चों। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो TB0 है, और TB क्या है बच्चों, विलयन का क्वथनांक। TB क्या, विलयन का क्वथनांक। महत्वपूर्ण बात याद रखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है TB0 विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बच्चों, और TB क्या, विलयन का क्वथनांक। TB क्या, विलयन का क्वथनांक। और दोनों को जब घटा दिए इसी को कहते हैं क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों याद रखिए वृद्धि होता है, उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि की जब क्वेश्चन में ऐसा शब्द प्रयोग किया रहे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पानी में, शुद्ध पानी में आपने 100 ग्राम यूरिया मिला दिया, जिससे विलयन के क्वथनांक में 0.34 की वृद्धि हो गया, 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब आप याद रखें बच्चों, क्वथनांक के उन्नयन दोनों का अंतर दिया है, आप डायरेक्ट आप डेल्टा TB दोनों के अंतर की जगह इसको यूज करेंगे बच्चों। याद रखिए ये दोनों को घटाने के बाद इतना उत्तर दिया हुआ है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। ओके। आप ये महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए। यदि आपको ध्यान दीजिए क्वथनांक में वृद्धि दिया हुआ है, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, ऐसा सवाल में शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखिए डायरेक्ट इसके जगह डायरेक्ट इसका प्रयोग करने वाले हैं। ओके बच्चों। ये दोनों के जगह क्या यूज करने वाले हैं, 0.34 डिग्री सेल्सियस का यूज करने वाले हैं। अब बच्चों आगे मैंने जैसे कि आपको पिछले बताया, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे अणुसंख्य गुणधर्म में बताया, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो था, वहां पर मैंने बताया M2 क्या होता है बच्चों, और W2 क्या होता है। विलेय का द्रव्यमान है और विलेय का मोलर द्रव्यमान है या अणुभार। दो का मतलब बच्चों याद रखिए, पूरे विलयन चैप्टर में दो का मतलब विलेय और एक का मतलब विलायक। ओके बच्चों। एक का मतलब विलायक होगा और दो का मतलब बच्चों याद रखिए विलेय होगा। ओके। अब बच्चों याद रखिए W2 का मतलब बच्चों विलेय का द्रव्यमान हो गया और विलेय का अणुभार, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणुभार, और W1 क्या बच्चों, विलायक का द्रव्यमान है। W1 क्या बच्चों, विलायक का द्रव्यमान। तो आप याद रखिए। और Kb महत्वपूर्ण बात है बच्चों, याद रखिए Kb को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ Kb एक नियतांक है बच्चों, यहाँ याद रखिए Kb एक नियतांक है, स्थिरांक है। तो इसकी परिभाषा और इसका मात्रक मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो Kb बच्चों याद रखिए क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन नियतांक, कुछ भी कर दीजिए। ओके बच्चों। तो आप याद रखिए Kb की परिभाषा ध्यान दीजिए बच्चों। 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1000 ग्राम की जगह आप 1 किलोग्राम भी कर सकते हो बच्चों। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, जैसा कि आपको पता है। तो 1 किलोग्राम कहिए चाहे 1000 ग्राम कहिए, बात एक ही होती है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए बच्चों। 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय का
एक मोल घोलने पर, याद रखिए बच्चों, एक मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके बच्चों, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय का एक मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और मोलल उन्नयन स्थिरांक का बच्चों मात्रक याद रखिए, केवी का मात्रक होता है केल्विन। के का मतलब बच्चों याद है केल्विन, 1 किलोग्राम है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मोल पर -1 पावर है बच्चों, तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। आप याद रखिए बच्चों केवी का मात्रक होता है। और दूसरा मात्रक बच्चों केल्विन प्रति मोललता बोल दिया जाता है, क्योंकि ये मोललता का ही मात्रक है, किलोग्राम प्रति मोल, किलोग्राम प्रति मोल मोललता का मात्रक है बच्चों। तो आप केल्विन प्रति मोललता भी बोल सकते हैं, सिंपल केल्विन, तो के का मतलब केल्विन, इसको मोललता बोल दीजिए। तो आप दोनों मात्रक याद रखिए, पहला मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और दूसरा मात्रक क्या बच्चों केल्विन तो रहेगा हमेशा, और इसके जगह क्या बोल दीजिए मोललता, केल्विन प्रति मोललता, केल्विन प्रति मोललता। ओके बच्चों, तो केवी का मात्रक भी आप याद रखिए बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए।